नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योगा ज्योति सब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शरीर विज्ञान है और साथ में शरीर रचना कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एनटी योगा नेट यूनिट जो 6 है उसी का एक पार्ट है ये भी। और आज हम इसके जुड़े हुए जितने भी MCQ हैं 100 करीब करीब हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी ध्यान दीजिए। सबसे आज का पहला प्रश्न ये है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? वह है कोशिका। सेल जो होता है सबसे छोटी हमारे शरीर की यूनिट है, इकाई है। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? ऊतक के जो प्रकार हैं वे कितने हैं? 5 प्रकार के ऊतक माने जाते हैं। ऊतक का भेद निम्न में से कौन सा है? ऊतक का इनमें से कौन सा भेद है? ये ऊतक का भेद निम्न में से कौन सा है? पेशी ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी है और तंत्रिका ऊतक भी होता है। यानी उपयुक्त जो है ये सभी। अब इसमें ये पेशी ऊतक ये सब भेद कौन से? सभी जो हैं ये आपके ऊतक का भेद सभी हैं ये। अब बात करते हैं मानव शरीर। मानव शरीर में विभिन्न संस्थानों की संख्या कितनी है? संस्थान हमारे शरीर में कितने हैं? संस्थानों की संख्या हमारे शरीर में 11 है। कितने हैं? 11 है, याद रखिएगा। मानव शरीर की आवृत्ति, मानव शरीर को आकृति है, आकृति मतलब जो उसका शकल सूरत जो देते हैं, आकृति प्रदान करने वाले तंत्र का नाम क्या है? आकृति कौन देता है? हमारा अस्थि तंत्र। अस्थि ढांचा नहीं होगा शरीर में तो आकृति नहीं बन पाएगी। गति संस्थान के नाम से किस तंत्र को बोलते हैं? गति संस्थान के नाम से हमें किसे कहा जाता है? गति संस्थान जो है वो हमारा है गति के रूप में। गति संस्थान हमारा, इसमें लिखा है गति देने वाला जो है त्वचीय संस्थान। त्वचीय संस्थान हो या आपका यदि है नहीं है तो ये पेशीय संस्थान जो होता है शरीर में गति देने का कार्य करता है। अब प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेशीय तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पेशीय तंत्र का भाग नहीं है? पाचन तंत्र, चिकनी कंकाल, ये सभी होता है। पाचन अपने आप में एक सिस्टम है, एक ये भी अपने आप में स्वयं में एक तंत्र है। नाड़ी संस्थान के कितने भाग हैं? नाड़ी संस्थान जो है उसके कितने भाग हैं ये बताना है। 9, 6, 3 और ये हैं। नाड़ी संस्थान के 3 भाग हैं। 3 भाग रहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है और ये आपका स्वायत्त शासी तंत्रिका रहता है और बीच का आपका एक और रहता है। 3 हमारे शरीर में आएंगे। अभी प्रश्न आगे और आ जाएगा। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? कपाल के अंदर तंत्रिकाओं की जो संख्या रहती है वह 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी कपाल के अंदर होती है। और सुषुम्ना तंत्रिकों की बात करें, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर 31 जोड़ियां सुषुम्ना में होती है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कपाल के अंदर 12 होती है और सुषुम्ना स्नायु तंत्रिकाओं में संख्या जोड़ी होती है 31। यानी टोटल ये जो आपकी होती है 12 और इधर से ये 31। अनुकंपी एवं परानुकंपी, अनुकंपी एवं परानुकंपी ये स्वायत्त शासी तंत्रिका है ना। ये देखो नीचे आ गया ना। ये इसमें निम्न से कौन सी नाड़ी तंत्र का है? ये स्वायत्त शासी है। देखो स्वायत्त एनाटॉमी जो एटोनॉम्स जो नर्वस सिस्टम जो है उसमें आता है, स्वायत्त शासित नाड़ी तंत्र है ये। और परिश्रीय जो परिश्रीय नाड़ी तंत्र अलग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है और पेरिफेरियल जो होता है वो नर्वस सिस्टम अलग आपका होता है। ये 3 रहते हैं। उनमें से अनुकंपी और परानुकंपी जो है ये स्वायत्त शासी नाड़ी तंत्र के भाग माने गए हैं। वाहिका ग्रंथि, वाहिका रहित यानी जिसमें वहन नहीं होता, वाहिका रहित ग्रंथियों बनाने वाले रसों को क्या कहते हैं? आप ध्यान दीजिए। जो जिसमें डक्ट नहीं होता तो ऐसे जो है वो क्या है? वो आपके हार्मोन्स हैं। इनकी अपनी डक्ट विहीन इंडोग्लैंड होती हैं ये, इनकी नाड़ियाँ नहीं होती और ये अपने हार्मोन स्रावित करती हैं। और जिनकी नाड़ियाँ होती हैं वो पाचक रस निकालती है जिसे हम एंजाइम कहते हैं, वो एक रस का स्राव करती है। अब प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, इस तरह से तीनों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अंतःस्रावी जो होती है, अंदर जो स्राव करती है, तो उसमें से थायराइड है, एड्रिनल है, गोनाड्स है। ये बात दीजिए। अंतःस्रावी यानी एक ये हार्मोन का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में से कौन सी है? तीनों ही हैं, एड्रिनल, थायराइड और गोनाड्स जो है। अब प्रश्न है 14 नंबर का, निम्न में से कौन सी ग्रंथि उभय ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? उभय यानी वो मिश्र अपने बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। ऐसी ग्रंथि कौन सी है? वो अग्नाशय पेनक्रियाज जो होता है वो अंत बहि दोनों कार्य करती है। हृदय उत्तक तक, हृदय उत्तक जो है, उत्तक तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली माध्यम को कहा जाता है। अब हृदय जो है, हार्ट की तरफ जो उत्तक, कौन सा ऐसा एक टिश्यू है जो शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है? ये प्रश्न है 15 नंबर का। इसमें धमनी जो होती है, धमनी जो होती है ये शुद्ध रक्त हृदय तक ले जाती है। वहाँ पर कोशिकाओं को पहुँचाने का काम कौन करता है? धमनी करती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त धमनियों में होता है। और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक जो इम्यून सिस्टम आप उसको बढ़ाने का जो कार्य होता है वो आपका लसिका संस्थान कहलाता है। लसिका, लसिका जो
लिम्फेड जो सिस्टम जो होता है वो कहलाता है लसिका संस्थान। लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ जो है, लार ग्रंथियों में कितनी जोड़ी होती हैं? जो मुख में जो लार है उसमें कितनी जोड़ियाँ रहती हैं? 3 जोड़ियाँ रहती हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, 3। उसमें एक टाइलिन नाम का भी एक बहिस्रावी रहता है, अपना एंजाइम रहता है। अब आता है शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। जो शरीर का अध्ययन करता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका का अंग है? कोशिकाओं का जो अंग है निम्न में से वह कौन सा है? कोशिका कला, केंद्र, कोशिका द्रव्य। इनमें से यानी तीनों जो हैं ये कोशिका के तीनों ही अंग माने गए हैं। अब है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और इनमें से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस या शक्ति गृह या ऊर्जा का घर जो भी कहें आप, ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब आता है कोशिका का श्वसन केंद्र है। कोशिका जो श्वसन केंद्र किसमें है? 21 नंबर प्रश्न को देखिए। कोशिका का श्वसन कैसे होता है? वो लाइसोसोम की वजह से होता है, ये उसका केंद्र है, लाइसोसोम ही श्वसन करता है। अब है गुणसूत्र स्थित होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो किस में स्थित होते हैं? न्यूक्लियस जो है, अब लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस के भीतर, न्यूक्लियोप्लाज्मा में कहाँ होते हैं? लाइसोसोम जो है उसके अंदर आपके गुणसूत्र रहते हैं, लाइसोसोम जो है। अगला प्रश्न आपके आता है, कोशिका विभाजन में क्रोमोजोम्स की कितनी संख्या है? कोशिका जब विभाजन करते हैं तो उसमें क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। 46 इसमें जोड़ा अपने रहते हैं, 46 होता है। अब आता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको यहाँ बताना है इनमें से जोड़ा सही कौन सा है। स्तंभकारा जो है वो अमाशय है। स्तंभकारा उपकला क्या है? अमाशय है, ठीक है। रोमक उपकला जो होता है, डिंब वाहिनियों में रोमक कला रहती है। अब ग्रंथिल उपकला जो होती है, ग्रंथिल उपकला वो श्वेत ग्रंथियों को कहा जाता है। इस तरह से यानी तीनों ही ये जोड़े जो हैं बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ भी देखिए, इनमें से चषक कोशिकाएं हैं। चषक कोशिकाएं जो होती हैं वो श्लेष्मा का श्रावण करती है, सही है। स्तरित स्तंभाकार उपकला जो होती है, स्तरित स्तंभाकार जो है वो ग्रसनी में पाई जाती है। और वसीय ऊतक जो होते हैं वो पीत अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, वसीय ऊतक जो होते हैं। इसलिए ये तीनों ही सही है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। स्कंद मेखला कहाँ होता है? स्कंद मेखला क्लेविकल जो आपकी कॉलर बोन है उसमें होता है, उसी को कहते हैं। अग्रबाहु जो है वह अल्ना और रेडियस। अग्रबाहु हाथों के जो बातें हो रही है, हाथों में अग्र अल्ना है और रेडियस है, ये भी ठीक है। जांग में फीमर और पटेला होता है। जांग में क्या होता है? फीमर और पटेला। इसलिए ये तीनों ही ये बिल्कुल सही है इनका उत्तर। ये भी बहुत इनमें से प्रश्न आते हैं। अल्ना, रेडियस और फीमर और पटेला हड्डियों में से इनके नाम पूछे ही जाते हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं? जो तंत्रिका नर्व की रचनात्मक मेन जो हमारा ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन होते हैं, ये एक मेन इकाई है। न्यूरॉन से पूरा ब्रेन बना रहता है और ये आप ध्यान रखिएगा। अब है मानव शरीर में अस्थियों की जो संख्या है, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। बच्चों में 200 अभी 80 से लेकर के अपने करीब करीब 306 तक पाई जाती है, हड्डियाँ होती हैं बच्चों में, और 206 जो है मनुष्य मानव शरीर की अस्थियाँ होती हैं। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? हमारी स्कल जो खोपड़ी है उसमें अस्थियाँ कितनी पाई जाती हैं? 22 खोपड़ी में पूरी। आप उसमें अलग अलग हैं आपके फेस की और सबको अलग अलग करना है। 22 खोपड़ी संख्या पाई जाती है अस्थियों की। कान में अस्थियों की संख्या कितनी है? कान में 6 होती हैं। 2 कान है तो 3 3 दोनों में रहेगी। इस तरह से आपका प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी चेहरे की अस्थि नहीं है? अब चेहरे में नेजल नाक के पास होता है ना। अब चेहरे की अस्थि नहीं है, लेक्राइमल है, प्लेटाइन है, ये तीनों रहती है, पर सेक्रम अपने आप में एक ये रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट रहता है, तो ये इसमें नहीं आता, ये ध्यान रखिए। अब कॉक्सिक्स अस्थि किसमें पाई जाती है? अभी आया जैसे सेक्रम आता है, और ऐसे ही ये मेरुदंड कॉक्सिक्स जो लास्ट वाली है ये इसमें पाई जाती है। किसमें? मेरुदंड में। मेरुदंड में होती है, चेहरे में, वक्ष में, पैरों में नहीं होती, मेरुदंड में होती है कॉक्सिक्स जो अस्थि है। लंबर वर्टिब्रा जो होता है ये अस्थियों की इसमें कितनी संख्या है? लंबर वर्टिब्रा में 5 संख्या रहती है लंबर वर्टिब्रा में। अब आता है ह्यूमरस अस्थि किससे संबंधित है? ह्यूमरस जो है ये अस्थि किससे संबंधित है? ह्यूमरस जो अस्थि जो होती है यह आपके भुजा से संबंधित है। अब ह्यूमरस जो है, अब आपका ह्यूमर जो है, ह्यूमरस अस्थि भुजा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपने इसमें से जोड़ा गलत है। जंघा में फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। टखना में टार्सल होती है, क्योंकि टखना में
टार्सल होती है कि नहीं, टार्सल होती है टखना में। अब पाद एवं अंगुलियों में क्लेविकल नहीं होती, ये नहीं है। पाद और अंगुलियों में जो होती है मेटाटार्सल रहती है, पर यहाँ क्लेविकल जो बताई है ये आपका होता है ऊपर आपके कंधों के अंदर रहती है, इस हड्डी ऊपर की होती है, और ये एक इसमें गलत हो जाता है, गलत है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36। पैर के मेटाटार्सल अस्थियों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया है पैर के अंदर मेटाटार्सल की जो संख्या है वह कितनी है? 8 है, 5 है, और इसमें से आपको बताना है। इसमें 10 जो संख्या है ये बिल्कुल सही है, पैर के मेटाटार्सल अस्थियों की संख्या। हाथ के फेलेंजियस अस्थियों की संख्या कितनी है? अब हाथों की पूछे तो इसमें 14 आ जाती है, ध्यान दीजिए। अब फ्लेंजियस, यहाँ मेटाटार्सल फ्लेंजियस अंगुलियां हैं, ये 14 है, 14 है। जहाँ जितने भी ज्वाइंट्स अंगुलियों में, अंगूठे में कम होता है, नहीं तो 15 हो जाती है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 या 15 हर उंगली में 3-3 होता है, पर अंगूठे में एक कम रहता है, इसलिए ये 14 है। गति के आधार पर संधियों का कितना विभाजन किया गया? गति के आधार पर हम संख्या बांटें अस्थियों को, संधियों को, जोड़ों को, तो कितने आधार भागों में बांटा गया है? वो देखिए 3 भागों में इसको बांटा गया है। कोहनी की संधि में निम्न में से किसका कार्य संपन्न होता है? ये प्रश्न 39 में देखिए, उतानन, अपवर्तन, आकुंचन, प्रसारण। अब कोहनी में क्या है? कोहनी का आकुंचन होता है, इकट्ठा आप कोहनी को इकट्ठा कर सकते हैं, कोहनी को इकट्ठा कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। तो ये ख जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। कुल्ले की जोड़, अब आपका हिप बोन जो होता है, कुल्ले का जो जोड़ रहता है वो किस प्रकार की संधि होती है? अब संधियों के जो प्रकार है, अब बॉल और सॉकेट संधि इसे हम कहेंगे या क्या कहेंगे? इसमें आता है, अब कुल्ले की जो संधि है वो, कुल्ला जो होता है, अब फीमर जो हड्डी होती है वो कुल्ला का एक बॉल सर्किट होता है, उसके अंदर ऐसे फंसी रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बॉल एवं सॉकेट संधि कहलाता है कुल्ले में। और फिर आता है आपके घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? आपके घुटने में सैंडल संधि होती है क्या? ये देखना है, घुटने में सैंडल संधि है, ये आपके घुटने में नहीं होता। साइनोवियल संधि, घुटने में जो संधि जो होती है, ज्वाइंट जो होता है वो है साइनोवियल संधि कहलाता है। बॉल सॉकेट ये होता नहीं घुटने में है, घुटना जो उसके ऊपर गोल गोल जो होते हैं उसको हम पटेला बोलते हैं। अब आता है सर्वाधिक उन्मुक्त रूप से गति करने वाली संधि का नाम है। सबसे ज़्यादा जो उन्मुक्त रूप से जो मूवमेंट करता है वो संधि कौन सी है? उसमें सैंडल संधि भी आती है, ग्लाइडिंग संधि भी आती है, और बॉल एंड सॉकेट संधि भी आती है। ये सभी के सभी जो है सर्वाधिक उन्मुक्त रूप से हाथों को आगे पीछे करते हैं, पर बॉल सर्किट वाला ये सबसे ज़्यादा फ्री रहता है, तो ये ज़्यादा हमारा मूवमेंट होता है। आप देखते हैं पाँव को, हाथों को बिल्कुल आगे पीछे कर लेते हैं, ये सब एक बॉल एवं सॉकेट संधि में आते हैं, पर बाकी तीनों ही सही हैं। पेशियों में से निम्न में से कौन सी गति होती है? आपकी जो पेशियां हैं उनमें से कौन सी गति होती है पेशियों में? उसमें आकुंचन और प्रसारण की गति रहती है, घूर्णन घुमाव नहीं होता है ना। अब आकुंचन इकट्ठा करना, फैलाना, ये सारा का सारा पेशियों का एक कंट्रोल गति देता है। मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालीय पेशियां होती हैं? अब पेशियों की बात कर रहे हैं, लगभग पूछा गया है तो 400 मानी गई है, लगभग 400 मानव के अंदर कंकालीय पेशियां होती हैं। पेशी में लैक्टिक अम्ल की मात्रा, लैक्टिक जो अम्ल है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा एकत्रित हो जाने पर क्या हो जाता है? जब ये आपके शरीर में बढ़ता है तो क्या होता है? थकावट आने लगती है। लैक्टिक अम्ल जब शरीर में बढ़ता है तो थकावट होने लगती है पेशी में। अब ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण, ग्लाइकोजन जो है उसका ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनता है? अब हम पर लैक्टिक अम्ल बनता है, पायरोविक अम्ल बनता है ना। तो ये क्या बनता है? जब आप ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण जब करोगे तो उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बनता है उसके ऑक्सीकरण के दौरान। प्रश्न है आपका 47, एडक्टर हेलुसिस पेशी संबंधित है। एंडक्टर जो है, हेलुसिस पेशी जो है वो किससे संबंधित है? जांग से, पाँव से, या कुल्ले से, या फिर उपयुक्त सभी इन सब से? तो बिल्कुल सही है, ये तीनों से संबंधित होता है एंडक्टर हेलुसिस जो पेशी है। अब है 48 नंबर, निम्न में से कौन से पाचक संस्थान के सहायक अंग नहीं है? पाचक जो संस्थान है उसके सहायक अंग कौन सा नहीं है? अमाशय भी है क्या? अब अमाशय होता है, ग्रासनली भी है, यकृत भी है, पर फेफड़े जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता, ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ये अलग है, इससे संबंधित नहीं है। इस तरह से आप प्रश्नों को ध्यान दीजिए, शिव विज्ञान को एक पहले आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं, और हमने ये किसी पुस्तक से लेकर के यहाँ आपके सामने वीडियो बना के बता रहे हैं यहाँ पर आपको। और पाचक नली की कुल लंबाई कितनी है? पाचक जो नली है उसकी कुल लंबाई होती है 9 मीटर, यानी मुख्य गुहा से लेकर के आपके एनएस पार्ट तक पूरी लंबाई इसकी 9 मीटर मानी गई है। छोटी आंत की प्रारंभिक भाग को, जहाँ छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका फर्स्ट जो प्रारंभिक भाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रहणी।
ग्रहणी कहते हैं उसे। और अमाशय अलग हो गया, मलाशय ग्रास नली अलग है, पर ग्रहणी बोलते हैं, याद रखिए ये शब्दावली को भी, ये ग्रहणी उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, जिह्वा के अग्रभाग में कौन सी स्वाद कलिका पाई जाती है? अब जिह्वा के अग्रभाग जो होता है उसमें कड़वा, क्योंकि 6 प्रकार के रस होते हैं, उनमें से जो मीठा और नमकीन जो होता है वो अग्रभाग में होता है। अब बीच वाला जो जीभ का बीच का जो सिरा होता है, अब ध्यान दीजिए, बीच का जो सिरा है अगले भाग पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेस्टिस होते हैं, और यहाँ जो है सबसे लास्ट वाले में, इसमें भी रहते हैं, पर बीच वाला जो भाग होता है इसमें नहीं होते, इसमें बहुत ही कम होते हैं, आसपास में रहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? आपसे कोई पूछे इनमें से जोड़ा सही है, क्योंकि दांतों के बारे में है, हमारे शरीर में 4 तरह के दांत हमारे शरीर में रहते हैं, 4 प्रकार हैं, टोटल 32 हमारे दांत होते हैं, उनमें से काटने वाला जो दांत है वो कृदंक है, ये बिल्कुल सही है, जो काटता है। फाड़ने वाला है हृदनक भेदक, ये भी सही है। और चबाने वाला चर्वनक जो होता है, ये इस तरह से आप इनको ध्यान रखना। इसमें पूछा है जोड़ा सही है, चबाने वाला दांत क्या बोलते हैं? चर्वन। अब इसमें फाड़ने वाला दांत है या भेदक रदनक है, काटने वाला कृंदक है ना, सीजर जिसे हम कहते हैं वो काटने वाला। इस तरह से ये जो चबाने वाला दांत, ये सही जो है, ये सारे के सारे इसमें सही हैं। चबाने वाला दांत, ये फाड़ने वाला दांत, है ना, जो आपने देखें डॉगी के जो दांत होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे ना, तो वो काटने वाले ऐसे फाड़ देते हैं भोजन को, इस तरह से उपयुक्त सारे हैं, ये दांतों का ऑप्शन सारे सही हैं। ग्रास नली की लंबाई जो होती है वह कितनी है? ग्रास नली की लंबाई जो है वह 10 है। कितनी है? 10 है, 10 इंच होती है। अमाशय के ऊपरी भाग का नाम है, अमाशय है उसके ऊपरी भाग का नाम क्या है? फंडस है, काय है, पाइलोरिक है। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। इसको भी याद रखिए। पाचक रस में निम्न में से कौन सा तत्व होता है? पाचक रस में निम्न में से कौन सा तत्व होता है? जल, खनिज लवण और म्यूकस होता है क्या, है ना, और एंजाइम भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, यानी ये सारे तीनों ही होते हैं। कुल मिला के ये सभी उपयुक्त सभी सभी होते हैं पाचक रस में। निम्न में से कौन सा जठर एंजाइम्स हैं? आपके जठर के जो एंजाइम्स होते हैं उसमें पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज, ये तीनों ही होते हैं। क्या है? ये रेनिन भी है, लाइपेज, पेप्सिनोजन, ये सब होते हैं, कुल मिला के तीनों ही होते हैं, उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत जो है उसकी लंबाई कितनी है? छोटी आंत में लंबाई टोटल पूछिए, लंबाई कितनी है? टोटल हमने पहले बताया फुट पाई की पूरा 9 मीटर है। अब छोटी आंत ही 6 मीटर लेके बैठा है, सबसे बड़ा जो है भाग ये 6 मीटर जो है छोटी आंत के पास है लंबाई का। छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है? अवशोषण जो है, अब देखो 3 भागों में है ये, ड्यूडोनियम है, जेजुनम है, इलियम है। ड्यूडोनियम जो है, अब इलियम और जेजुनम, अब इसमें से पाँच भोजन का अवशोषण जो है वो इलियम में माना गया है, इसमें अवशोषण होता है। हालांकि ड्यूडोनियम ग्रहणी के अंदर भी आप देखो भोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। इलियम का ध्यान रखिए, इलियम। अब क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन जो एक क्रिया है जो आपके भोजन को आगे पहुंचाने का काम करता है, क्रमाकुंचन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन, उसको बोलते हैं काइम। काइम क्या कहते हैं? काइम। काइम जो है वो आपके क्रमाकुंचन क्रिया को नियंत्रित करता है। अब प्रश्न है, ब्रुश बॉर्डर कहा जाता है। अब ब्रुश जो होता है, ब्रश से लगे रहते हैं, जिससे हम सूक्ष्म अंकुरों को, सूक्ष्म जो अंकुर हैं, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, भोजन जब उसमें आता है अमाशय में तो उसमें एक ब्रश से लगे रहते हैं, जब आगे जाता है तो उसमें वो छटता है थोड़ा थोड़ा, और ये ब्रुश बॉर्डर होता है। अब है अपेंडिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? आरोही कोलन है, अवरोही कोलन है, सिग्मोइड कोलन है या सीकम से है? तो इसका सही उत्तर होता है सीकम से। आप जब ध्यान दीजिए, छोटी आंत जब पूरा घूम करके जब बड़ी आंत के साथ टच होती है, जब वहीं पर ही इसका अपेंडिक्स जो है, सिकम जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा अलग कुछ सा रहता है जो फिर कई बार खराब होता है, डॉक्टर उसको पकड़ के निकाल देता है काट करके। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं संबंधित है। अब लैंगरहैंस जो है, लैंगर, इन्होंने ये अग्नाशय से संबंधित है ये, और इन्होंने इनका आविष्कार किया द्वीपिकाओं को, इसलिए लैंगरहैंस के नाम से ही ये नाम रखा गया। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय से संबंधित है ये, जो इंसुलिन इत्यादि जो हार्मोन अल्फा बीटा गामा जो बनाता है वो इससे ही संबंधित है। अब आता है 43 नंबर का 63, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है, ये बिल्कुल सही है, लाइपेज वसा को पचाता है। इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और टिप्सिनोजन जो है प्रोटीन को पचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। लाइपेज वसा को पचाता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिनोजन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। पित्त का जो पीला रंग होता है, पित्त देखते हैं, एसिड जो होता है, पित्त जो है उसका पीला रंग जो होता है वो निम्न किसके कारण होता है? वो क्यों वैसा होता है? वो बिलुरुबिन जो है,
इसकी वजह से ही वो पित्त का रंग जो है पीला हो जाता है, और इसी की अधिकता बढ़ती है, जो बहुत एसिडिटी होता है। और बिलीरुबिन के कारण ही जो आप देखते हैं लेट्रिन जो होता है, लेट्रिन का पीला रंग जो आता है वो इसी वजह से होता है, बिलीरुबिन के कारण ही होता है। अब है निम्न में से कौन सा वृक्क यानी किडनी, वृक्क हम किडनी को कहते हैं यानी गुर्दा का आंतरिक भाग है। अब श्रोणी है, ये है क्या, आंतरिक भाग पूछा जा रहा है इसमें। श्रोणी है, वृक्क अंतस्था है और प्रांतस्था। जब आप देखो कार्टेक्स होता है मेडुला अंदर का, है ना, तो ये कार्टेक्स बाहरी परत है, मेडुला अंदर का परत है, और श्रोणी उसका भाग रहता है। तो ये उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त सभी इसमें अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या है 66। मूत्र निर्माण में वृक्क कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करता है। जब पेशाब आता है तो वृक्क कौन सी उसमें क्रिया करता है, तो ये आपको बताना है। नलकीय पुनरावशोषण, कोशिका गुच्छीय निस्यंदन, नलिकीय श्रावण, उपयुक्त सभी। शब्दावलियों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें नल की जो पूरा पुनरावशोषण जो है ये क्रिया करता है, प्रक्रिया से मूत्र निर्माण होता है। आप देखते हो किडनियाँ जो होती हैं, किडनियों से दो निकलते हैं, है ना, खून वहाँ से आया, फिर यहाँ पर एक यूरिन ब्लैडर रहता है, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर वापिस बाहर मूत्र नलकी से बाहर आ जाता है। ये इसकी तरीका रहता है। तो ये यहाँ यही पूछ रहा है, मूत्र निर्माण में वृक्क कौन सी प्रक्रिया या कुछ टेक्निक से बाहर आता है, वो नलकीय पुनरावशोषण एक प्रक्रिया है उसकी वजह से। अब बात करते हैं ग्लोमेरुल्स निस्यंदन को कहते हैं, ग्लोमेरुल्स निस्यंदन को क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। उसको जल कहते हैं, मूत्र कहते हैं, सोडियम, उपयुक्त सभी, सभी को हम ग्लोमेरुल्स निस्यंदन कहते हैं, उपयुक्त सभी को। प्रश्न संख्या है, टाइगोन संबंधित है। टाइगोन जो है ये टाइगोन किससे संबंधित है, मूत्र नलियों से, मूत्राशय से, मूत्र मार्ग से। टाइगोन जब शब्द आता है ध्यान रखिए ये इन सबसे संबंधित है। ये पूरा का पूरा किडनी से संबंधित, पूरा यूरिन का प्रोसेस को देखता है, टाइगोन जो है इसी से संबंधित होता है। सामान्यतः जो होता है मूत्र के अंदर पीएच का जो मान होता है वो कितना माना गया है, सामान्यतः 5 से 8 के बीच में ये पीएच का मान रहता है। सामान्यतः कितना रहता है, पीएच का मान किस में रहता है, 5 से 8 के बीच में रहता है। मूत्र निर्माण की इच्छा को नियंत्रित कौन करता है, आप पेशाब आने वाला है, ये इसका नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन स्टीम, सेरिब्रल कार्टेक्स जो होता है ये इसका नियंत्रण करता है। मूत्राशय तो अपने आप में इकट्ठा होता है, बनाता है, कंट्रोल तो यही ब्रेन ही करेगा ना, ब्रेन स्टीम एवं सेरिब्रल जो कार्टेक्स है वो इसका कंट्रोल करता है, नहीं तो भटाक बाहर आ जाएगा यदि कंट्रोल नहीं होगा तो, है ना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सबसे बड़ा भाग बात करते हैं तो प्रमस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, वो सबसे बड़ा माना जाता है। 60% ये इतना बड़ा होता है कि पूरा यही होता है इतना। तो बाकी आगे वैसे भाग 3 होते हैं, उनमें से प्रथम जो फर्स्ट वाला प्रमस्तिष्क ही सबसे बड़ा माना गया है, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आता है, मेडुला ऑब्लांगेट नियंत्रित करता है। मेडुला जो ऑब्लांगेटा जो है ये किसको नियंत्रित करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ किसको ये नियंत्रित करता है, ये आप देखिए, ये आपकी निद्रा को, हृदय एवं श्वसन को नियंत्रित करता है। ये 3 जो बताए थे अभी, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में मेडुला आता है, पश्च मस्तिष्क में क्या आता है, मेडुला आता है। मेडुला ही ये इसको नियंत्रित करता है, इसको, हृदय और श्वसन क्रिया को। निम्न में से कौन सा बहिश्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, बहिश्रावी, अब उसमें श्वेत ग्रंथियां भी आती है, लाल ग्रंथियां भी आती है, यकृत एवं अग्नाशय, ये सब बहिश्रावी ग्रंथियों में आते हैं, इसलिए क्या है, उपयुक्त सभी। सभी जो एंजाइम छोड़ते हैं, श्वेत एंजाइम होता है, लाल एंजाइम होता है, यकृत से जो अपन निकलते हैं, जो भी ये पेप्सिन, अग्नाशय से जो निकलते हैं, अभी आपने माइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, सब इसमें, रेनिन है, वो सब इसी में आते हैं। बोनापन का क्या कारण है, अब बोनापन जो होती है ना, हाइट कम होती है, उसमें उसका कारण क्या रहता है वो आपको बताना है। बोनापन का, ये थायराइड उद्दीपक हार्मोन्स होते हैं, ये थायराइड उद्दीपक हार्मोन है, ये बोनापन में आता है। थायराइड क्या है, ये आपका क्या, ये इंडोग्लैंड सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, और एक होता है बहिश्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ा थायराइड ग्रंथि आता है, बहिश्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत। ये ध्यान रखिए, इस प्रश्न भी आ जाते हैं। अब ये थायराइड उद्दीपक हार्मोन्स जो होता है ये बोनापन का कारण है। अब प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही है। अब ये हार्मोन से संबंधित है और ये TSH 4 हैं, इन तीनों में प्रश्न आ जाता है। अब क्रेटिनिज्म जो है, क्रेटिनिज्म क्रेटिनिज्म जो है ये किससे संबंधित है, ये TSH, थायराइड वाला। गलगंड जो है TSH है, ग्रेबस डिजीज जो होता है ये भी TSH है। तो ये सारे के सारे जोड़े जो हैं सही हैं, और इन सब की आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इनसे संबंधित कई बार फुल फॉर्म पूछ करके प्रश्न पूछा जाता है। अब है मिक्सिडिमा रोग, रोगों में से प्रश्न, एक रोग तो एक आता ही आता है ना, तो विटामिन से संबंधित आ जाता है, न्यूट्रिशन वाले में पढ़ा था आपने, और या फिर इसमें से आ जाता है मिक्सिडिमा रोग होता है, थायराइड के अल्पस्राव से होता है, बताना है, या फिर पिट्यूटरी
के अधिक स्राव से होता है, पैराथायराइड के अधिक स्राव से होता है। ये थायराइड के जब कम स्राव होता है थायराइड का, तब ये रोग बनता है। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? मिक्सिडीमा जो है यह भी पढ़ा, थायराइड के अल्प स्राव से होता है मिक्सिडीमा, है ना। और एक मिनट, इससे होता है, ये तो सही है। कुशिंग रोग जो होता है, ग्लूकोकार्टिकोइड जो है, ये कुशिंग रोग जो होता है ये भी इससे हो गया। एडिसन रोग एडिनल कार्टेक्स की अल्पक्रियता के कारण होता है। यानी उपयुक्त सभी, ये ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी, और इन तीनों रोगों को अच्छे से रट लीजिए। मिक्सिडीमा रोग है, कुशिंग रोग है, एडिसन रोग है, ये किस किस ग्लैंड से संबंधित है, इसको अच्छे से याद करिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अल्फा जो है ग्लूकोगाइन बनाता है। अल्फा क्या बनाता है? ग्लूकोगाइन बनाता है। बिल्कुल, ये पेनक्रियाज वाला वही है, वहीं से निकलता है, वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से ग्लूकोगान बनाता है। और बीटा क्या? इंसुलिन बनाती है। ये अल्फा बीटा दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा से इंसुलिन वाला प्रश्न आते ही आता है। अब है डेल्टा। डेल्टा सोमेटोस्टेटिन जो है ये बनाता है। और एफ जो कोशिका होती है, ये लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में चारों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? ये चारों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पर एफ जो कोशिका जो है एस्ट्रोजन नहीं बनाता, ये यहाँ पर जोड़ा गलत है। एफ जो है कोशिका है एस्ट्रोजन नहीं बनाता। डेल्टा सोमेटोस्टेटिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ये सब सही है। प्रश्न संख्या 79, टी कोशिका का निर्माणकर्ता कौन है? अब टी कोशिका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टी कोशिका हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। टी हमारा एक प्रोटेक्शन देने का, एक इम्यून सिस्टम बनाने का कार्य करता है। थाइमस ग्लैंड होता है जो बच्चों में होती है, और जैसे जैसे बच्चा युवा होता है 14 वर्ष के बाद, धीरे धीरे ये अपने आप सिकुड़ के खत्म होने लगती है। इसलिए बच्चों में इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है थाइमस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि टी कोशिका का निर्माण करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लड़ो या भागो, लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया। अब अपना फाइट एंड और ये फ्लाइंग जो है, लड़ो या भागो, लड़ो या उड़ो जो है, ये किसका है? ये आपको बताना है। ये एडिनालिन जो ग्लैंड है, ये एडिनल ग्लैंड जो होता है उसी से संबंधित है। लड़ो भागो ये वाले नहीं है दोनों। ये हार्मोन स्रावित करता है और बहुत अचानक शरीर में रक्त ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आता है, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका में भक्षण क्षमता होती है? अब वो खा जाता है, भक्षण क्षमता होती है, किस में होती है ये आपको बताना है। भक्षण क्षमता किस में? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, ये भक्षण क्षमता होती है इसमें। ये आपके शरीर में 3 टाइप्स होते हैं। हमारे ठोस जो ब्लड होता है, एक तो प्लाज्मा होता है बड़ा भाग, और एक होता है आपके जिसमें हम शर्करा जो युक्त जो उसमें ब्लड रहता है, तो उसके अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं विमाणु। अब उसमें श्वेत डब्ल्यूबीसी जो है, ये कोशिका जो है जो भक्षण क्षमता इसके अंदर होती है, क्योंकि ये आपके फाइटर होता है, ये रोगों से लड़ने का कार्य करती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इरिथ्रोसाइट्स हैं, आपको इसमें से जोड़ा बताना है। इनके रासायनिक नाम है ये तीनों, अच्छे से याद रखिए। पूछा जाता है, लाल रक्त कोशिका जो है इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइटस के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटस के नाम से जानते हैं। ये इन तीनों के विशेष रूप से नाम याद रखिए, इरिथ्रोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस, इन तीनों के। अब लाल रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? अब जो प्लाज्मा जो है, पानी जो होता है आपके एक ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, वो कितना प्रतिशत भाग होता है? अब यहाँ का 80%, 80% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 20% जो बचा वो क्या है? उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सारे कुछ आ जाएंगे, प्लाज्मा नहीं देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त में अब है, रक्त के कौन से वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? यहाँ सॉरी, 83 जो प्रश्न है 83 वाले में लाल रक्त, ब्लड, WBC नहीं है। अब यहाँ लाल रक्त पूछा है तो केवल उसी का ध्यान रखना है जो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। यहाँ पर जो रंग लाल होता है, प्रोटीन जो है, उसमें प्रश्न है। अब है, रक्त के कौन से वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप रहते हैं 4 प्रकार के, तो उनमें से जो O ब्लड ग्रुप है, कौन सा? O, जो ये सर्वदाता है। O वाले किसी को भी दे सकते हैं, है ना, तो ये सर्वदाता है। अब आता है, साइनो एटियल नोड किससे संबंधित है? साइनो एटियल नोड जो होता है वह किससे संबंधित होता है? ये हृदय से। साइनो एटियल नोड जो होता है ये हृदय से संबंधित होता है, जिससे ये आवाज़ जो आती है इसी से संबंधित रहता है। अब आता है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ध्यान रखिए, बंडल ऑफ हिज किससे संबंधित है? ये बंडल ऑफ हिज की बात जो आती है यकृत से, हृदय से, और ये जो है ये हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंडल ऑफ हिज जो है ये हृदय से संबंधित है। हृदय पेशी और मायोकार्डियम में रक्त को आपूर्ति
आपूर्ति किससे होती है? आपूर्ति किससे होती है ये बताना है। हृदपेशी और मायोकार्डियम में रक्त की आपूर्ति किससे होती है? सही उत्तर है इसका है ऑप्शन नंबर ग, दाईं एवं बाईं कोरोनरी धमनियों द्वारा। अब दाईं और बाईं जो कोरोनरी जो है कोरोनरी जो है इस ये धमनियां होती हैं हमारी, उसके माध्यम से इनकी आपूर्ति की जाती है। अब प्रश्न है, एक हृदय चक्कर में कितना समय लगता है? हृदय चक्कर जब होता है उसमें कितना समय लगता है? 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड के अंदर हृदय अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब प्रश्न आता है, अब चार, ये यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कई बार 0.8 ये भी रहता है, क्योंकि इसमें 0.3 और 0.5 है, ये एक रेशो रहता है जिसमें आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 0.3 और डायस्टोलिक 0.5। जब आकुंचन होता है वो तेजी से होता है और प्रसारण थोड़ा थोड़ा धीमा होता है इससे। तो यदि हम इसको चक्कर की बात करें तो ये 8 बनता है, में भी इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब आता है इसमें निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? हृदयपेशी का प्रकुंचन जो होता है इकट्ठा वो सिस्टोल होता है, हृदय की डायस्टोल होता है। अब क्या सिस्टोल एवं डायस्टोल का समय क्या है? ओके, यानी पहले वाला जो उत्तर जो है वो सही है, इसका मतलब यही है। यानी यहाँ पर जो सही उत्तर इसका आता है ये उपयुक्त सभी है। सिस्टोल और डायस्टोल इन दोनों का कुल समय मिलाकर 0.4 बनता है, ऐसा सेकंड बनता है, इसलिए वो ऊपर वाला सही है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? अब यहाँ है 4 से 6 लीटर तक होता है। अब रक्त का जो है ब्लड बैंक हमारे शरीर में किसे कहा जाता है? उस स्प्लीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है, प्रतिदिन संपूर्ण शरीर में रक्त हृदय का को पंप करता है पूरे दिन में। 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हृदय जो है वो 70 को mm जो है उसको निकालता है, पंप करता है। तो 1 मिनट के अंदर लगभग जो हमारा 5 से 6 है, तो करीब करीब 5 लीटर जो है ये 1 मिनट में पंप कर देता है। 1 मिनट में 5 होता है, तो 1 मिनट में 5 होता है, तो 1 मिनट में कितने मिनट? 60 है, तो 300 कितने हो गए? 300 क्या है? लीटर। 1 घंटे में 300 लीटर। तो यहाँ पूछा है हृदय की पंप कितने संपूर्ण दिन में। अब 24 से आप इसको मल्टी करेंगे तो करीब करीब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7200। कितना आ जाएगा? 7200 आ जाता है। यहाँ 7500 लीटर जो लिखा है ये इसका सही उत्तर बनता है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी समय अवधि सही जोड़ा है। अब समय अवधि की बात करें, यहाँ इसको आप देखिए, आलिंद प्रकुंचन जो होता है, आलिंद का प्रकुंचन जो है, आलिंद जो इकट्ठा जो हो रहा है उसका प्रकुंचन 0.1 सेकंड। ठीक है, ये इसका सही है। आलिंद अनुशिथिलन जो है वो 0.7 सेकंड, ये भी है। निलय अनुशिथिलन है वो भी आता है 0.5 सेकंड। तो उपयुक्त जो है सभी, ये सभी के सभी ठीक हैं। हमारे शरीर में हृदय के 4 खंड होते हैं, उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इन चारों का अपना अपना एक क्रम होता है, वो आप इस संख्या बताई गई है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 93, फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है? फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण जो होता है उसमें कितना समय लगता है, ये प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर है आपका जो परिसंचरण जो होता है फुफ्फुसीय, तो उसमें कितना समय लगता है? 4 से 7 सेकंड। 5 से 7 सेकंड लगता है फुफ्फुसीय, यानी फेफड़ों से रक्त में जो आता है तो उसका टाइमिंग है 5 से 7 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। अब है टेकिकॉर्डिया नाड़ी। टेकिकॉर्डिया नाड़ी की जो गति की कौन सी अवस्था है? अब टेकिकार्डिया जो है, ओवरटेक करने वाली इस नाड़ी की गति क्या जो है क्या गति है? 100 स्पंदन प्रति मिनट से कम होती है, 100 से भी। ये ग जो है इसका सही उत्तर है। ये टेकिकार्डिया नाड़ी की गति है, अगर तेजी से चलता है तब उसका स्पंदन की संख्या है ये। अब है ब्रेडीकार्डिया नाड़ी। जो ब्रेडीकार्डिया नाड़ी जो है इसके स्पंदन ये 100 ज़्यादा हो जाता है, और जो ब्रेडीकार्डिया जो ये क्या है, इसमें 60 से प्रति मिनट से अधिक, 60 जो है स्पंदन प्रति मिनट से जो अधिक जब होता है तो ये ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, यानी स्लो हो रहा है। तो हमें नॉर्मली 70 तक चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। हृदय की सामान्य गति क्या होती है? अब हृदय की जो सामान्य गति क्या होती है प्रति, वो है 62, सॉरी ये 72, 72 जो है 1 मिनट के अंदर ये होना चाहिए। 100 हो रहा है तो गलत है, 60 हो रहा है आपके 70 से नीचे वो आ रहा है आपका 60 से नीचे तब भी गलत हो रहा है ना। तो हमारा जो रेशो रहता है एक जो 120/80 है, ये स्पीड हमारी होनी चाहिए। 120 की स्पीड से खून बाहर निकले और 80 की स्पीड से वापस आए, तो ये हमारा चाप का दर रहना चाहिए।
प्रश्वसित वायु से संबंधित इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। अब जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसमें जोड़ा ये पूछा जा रहा है वो कौन सा सही है। जब हमारा शरीर में 79% ये नाइट्रोजन जैसे आती है अंदर वो बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 21% है, तो ये भी है। जब ये शरीर से बाहर जाता है तो यहाँ पर ये कम हो जाता है, 17 हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ 16 हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें 5% कम हो जाता है जब शरीर से बाहर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर 0.04% जो होता है आता है जो है, जब ये जाता है तो यहाँ पर ये 4.4% हो जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन कम होता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है। अब गैसों में विनिमय में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है। अब इसमें एक प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं, आपका रस आकर्षण भी है, प्रवाह भी है, विसरण भी है। ये इनमें से कोई नहीं, क्या है, एक होता है तो वो इसमें विसरण जो है, विसरण एक मिलता जुलता लगता है पर इसमें से फिलहाल कोई नहीं है। तो गैसों के विनिमय में निम्न में से कौन सा प्रक्रिया, इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है, विसरण आता है कि नहीं आता, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आता है रक्त में निम्न ऑक्सीजन वहन क्षमता की कमी को कहा जाता है। अब वहन क्षमता की कमी जो होती है, या ध्यान दीजिए, कमी को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं साइनोसिस। जो है ये रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम बोलते हैं साइनोसिस, साइनोसिस जो बोला जाता है। एंडोजोन्स, एंडो एंडोजन्स क्या है, एंडोजन्स जो है ये पूछा गया, एंडोजन्स क्या है, शुक्राणु है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, स्त्री सेक्स। एंडो जो है ये स्त्री सेक्स हार्मोन्स हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये एक स्त्री सेक्स हार्मोन होता है एंडोजन्स। अब निम्न में से कौन शास्त्रीय प्रजनन का आंतरिक अंग है। अब डिंब वाहिनियाँ भी होता है, डाशय भी होता है, गर्भाशय योनि, दोनों तीनों होते हैं, तो इनमें यानी उपयुक्त सभी होते हैं। ये सभी के सभी जो भाग हैं ये स्त्री प्रजनन में आते हैं। अब बात करते हैं गर्भाशय। गर्भाशय उत्तक में निम्न में से कौन सी परत होता है, कौन सा परत होता है। जब गर्भाशय रहता है तो उसमें कौन सा परत होता है, पेरीमीटियम है, मायोमीटियम है, ये सब नहीं, एंडोमीटियम होता है। कौन सा होता है, एंडोमीटियम, एंडोमीटियम याद रखिए। अब आता है एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या होता है, श्वेतसार है, प्रोटीन है, वसा है। एंटीजन क्या है, एंटीजन प्रोटीन है। एंटीजन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये एंटीजन होता है। एंटीजन क्या है, प्रोटीन है। इस तरह से आपका पूरे 103 प्रश्नों के लगभग हमने 103 प्रश्न हमने पूरे किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कोई प्रश्नोत्तरी में कहीं प्रश्न गलत है तो आप मैसेज करके जरूर बताइए कॉमेंट के माध्यम से, और वीडियो को शेयर करिए। जो चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।